देखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए चर्चा में लाया जा रहा है कि इसको लागू नहीं करना है। लागू करने ना करने से कोई संबंध नहीं है, 2024 का चुनाव जीतना है। तो भाजपा को ओबीसी के लोग वोट दें, इसके लिए हिंदू मुसलमान का माहौल तैयार करना जरूरी है। जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हो तो एक पर लागू करोगे, दूसरे पर लागू नहीं करोगे, तो हो नहीं सकता है। तो आज आप मुसलमान का नाम ले रहे हो, आज मुसलमान पर लागू करोगे, कल आदिवासी का नाम लोगे, कल आदिवासी पर लागू करोगे, परसों आप ये कहोगे भाई SC ST OBC को जो रिजर्वेशन मिलता है ये भी यूनिफॉर्म नहीं है, ये भी यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, किसी को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, किसी को कोई स्पेशल सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। तो ये तो टोटल 85% जो 90% जो शोषित वंचित समाज है, जिसको इस देश के संविधान ने राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए तमाम प्रकार की विशेष सुविधाएं दी, असल में वो तमाम सुविधाओं को खत्म करने की साजिश है। वो केवल मुसलमान का नाम लिया जा रहा है, ये सबके हक अधिकार को खत्म करने की बहुत बड़ी साजिश है। सभी साथियों को जय हिंद जोहार। हमारे साथ है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल सर। इनसे हम बात करेंगे। इनकी परिवर्तन यात्रा इसमें प्रयागराज में आई हुई है। सर, ये परिवर्तन यात्रा निकालने की जरूरत क्यों पड़ रही है ओबीसी को? परिवर्तन यात्रा निकालने की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको इस बात की फुर्सत है कि बागेश्वर धाम का बाबा चमत्कार कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये खबर दिखाने की फुर्सत है, इस पर डिबेट करने की फुर्सत है। उसको पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका की खबर दिखाने की फुर्सत है। मगर देश की जो 52% आबादी है, 75 साल से जिसकी गिनती नहीं हुई, इस पर खबर दिखाने की सही तरीके से फुर्सत देश की मेन स्ट्रीम मीडिया के पास में नहीं है। देश में महंगाई का इशू है, बेरोजगारी का इशू है, एजुकेशन, दोहरी शिक्षा नीति है और कई प्रकार के स्कूल हैं, जिसमें गरीबों के लिए अलग प्रकार के खिचड़ी खाने वाले स्कूल हैं, अमीरों के लिए अलग प्रकार के स्कूल हैं। तमाम प्रकार की दिक्कतें हैं। किसानों को उनकी फसल की कीमत नहीं मिल रही है, SC ST OBC का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, एक ही जाति वर्ग के लोगों का कब्जा देश पर है। तो जो देश के निर्माण में जो मीडिया की भूमिका होनी चाहिए थी वो है नहीं, मीडिया सही खबरें नहीं दे रहा है। तो इसलिए परिवर्तन यात्रा चलाकर डायरेक्ट ही अपने लोगों को सही खबरें दिया जाए, इसके लिए हम लोग ये यात्रा चला रहे हैं। अपने लोगों को जागृत किया जाए, संगठित किया जाए और संगठित करके अपने हक अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरा जाए। अभी आ रहे थे तो यहाँ कांग्रेस का बैनर लगा हुआ, तो उसमें देखा गया कि कांग्रेस भी ओबीसी जनगणना की बात कर रही है। चुनाव नज़दीक है तो कांग्रेस और बीजेपी सब लोग करेंगे। चुनाव के पहले 2019 के इलेक्शन के पहले राजनाथ सिंह ने भी कहा था हम जनगणना कराएंगे। राहुल गांधी ने कर्नाटक के चुनाव में बोला कि जनगणना होनी चाहिए, मगर ये सारी दिक्कत तो कांग्रेस ने ही पैदा की है। नेहरू से लेकर इंदिरा से लेकर के फिर लगातार मनमोहन सिंह तक, जब तक कांग्रेस की सरकार रही, कई बार जनगणना करने का मौका आया कांग्रेस के पास में, मगर कांग्रेस ने जनगणना किया ही नहीं। तो इसलिए अभी ये चुनावी मुद्दा माना जा सकता है। अगर कांग्रेस इसको लेकर के पिछले 9 सालों में कोई अभियान चलाती, कोई आंदोलन चलाती, सरकार के ऊपर कोई दबाव बनाती, कांग्रेस के MP हैं बहुत सारे पार्लियामेंट में, इसको लेकर पार्लियामेंट बंद करती कि जाति जनगणना होनी चाहिए, तो ये माना जाता कि कांग्रेस के विचार में कोई परिवर्तन हुआ है। मगर पिछले 9 साल में कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो चुनाव के समय में केवल 1-2 बार बोल देना, तो ये केवल OBC के लोगों का वोट हासिल करने का स्टंट है। इसके अलावा मैं कुछ समझता नहीं। अभी आप बात कर रहे हैं कि जिस तरह भी देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये कहा जाता है कि माफिया गुंडे प्रदेश छोड़ के चले गए। अभी भीम आर्मी के चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण जी हैं, उनके ऊपर गोली से अटैक हो गया। उसके बाद आपने भी प्रतिक्रिया दी थी। आप भी पूरे प्रदेश में परिवर्तन यात्रा चला रहे, सामंतवाद, मनुवाद के विरोध में बोल रहे हैं। आपको डर नहीं लगता? नहीं, हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए निकले हैं तो लड़ाई लड़ना पड़ेगा, डरने की क्या बात है। डर तो हर जगह है। देश प्रदेश का जो माहौल है उस माहौल में आप ये कह सकते हैं कि नहीं हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता, ऐसा तो आप कह नहीं सकते, या किसी के साथ कुछ नहीं हो सकता ऐसा तो आप कह नहीं सकते। लेकिन इससे डर कर हम अपने लोगों को जागृत करना छोड़ दें, अपने लोगों के हक अधिकार की लड़ाई छोड़ दें, तो ये कैसे संभव है? ये भी संभव नहीं है। तो हम लोग अपने तरीके से अपने को सुरक्षित रखने का काम करते हैं और इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अब जब उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट के जज को टेबल के नीचे छुपना पड़ रहा है, तो आम आदमी की जो बगैर सिक्योरिटी के घूम रहा है उसके लिए फिर क्या है? हाई कोर्ट के जज को टेबल के नीचे अपनी जान बचाने के लिए छुपना पड़ रहा है। इससे ज्यादा खराब कानून व्यवस्था की हाल क्या हो सकती? बीजेपी वाले दूसरी सरकारों में जंगल राज कहते थे, तो ये तो इससे बड़ा जंगल राज का कोई नज़ारा तो दूसरा हो नहीं सकता है।
तो बहुत ज़्यादा भयानक है। देश की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को इसको समझना चाहिए खास तौर से। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला आया है, उसको लेकर अभी विधि आयोग ने 1 महीने का समय दिया हुआ है। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद द्वारा भारत बंद का ऐलान किया गया, जिसमें आपने समर्थन भी दिया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से दिक्कत क्या है लोगों को? देखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए चर्चा में लाया जा रहा है कि इसको लागू नहीं करना है। लागू करने ना करने से कोई संबंध नहीं है। 2024 का चुनाव जीतना है। चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुसलमान का माहौल खड़ा करना है। अब हिंदू मुसलमान का माहौल नहीं खड़ा करेंगे तो ओबीसी के 314 बच्चे आईएएस बने थे, उनकी नियुक्ति रोक दिया। ओबीसी की स्कॉलरशिप बंद कर दिया। अकेले उत्तर प्रदेश में 6 लाख ओबीसी की स्कॉलरशिप रोकी गई है। ओबीसी के विकास के लिए बजट में कुछ नहीं दिया। ओबीसी की जनगणना नहीं करेंगे ऐसा सुप्रीम कोर्ट में लिखकर सरकार ने दे दिया। तो ओबीसी के लिए किया क्या जो सरकार को, भाजपा को ओबीसी के लोग वोट देंगे? तो भाजपा को ओबीसी के लोग वोट दें, इसके लिए हिंदू मुसलमान का माहौल तैयार करना जरूरी है। तो माहौल तैयार करने के लिए ये चर्चा की जा रही है। 19 के इलेक्शन के पहले राजनाथ सिंह ने कहा था कि जाति जनगणना सरकार करेगी। अभी 24 का इलेक्शन आ गया, नहीं किया। अब नहीं किया तो लोग पूछेंगे, हमारे जैसे लोग तो कम से कम सवाल उठा ही रहे हैं, क्यों नहीं किया? तो लोगों को गुमराह किया जाए हिंदू मुसलमान के नाम पर, और हिंदू के नाम पर ध्रुवीकरण करके वोट हासिल किया जाए। ये वोट हासिल करने का मामला है। जहाँ तक दिक्कत का मामला है तो दिक्कत ये है कि ये देश विविधताओं का देश है। अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग बोली के लोग, अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। और संविधान निर्माताओं को ये समझ नहीं थी जो समझ आज आरएसएस बीजेपी के लोगों को है। ऐसा कहना चाहते हैं क्या आरएसएस बीजेपी के लोग? संविधान निर्माताओं ने ये सारी बात समझ करके एक एक चीज लिखा और एक एक प्रकार का अधिकार सबको दिया, ताकि सबके साथ में जो जिसका कल्चर है, जिस प्रकार का जो है, वो अपने हिसाब से जीवन जीने का अधिकार सबको है, यहाँ तक जहाँ तक दूसरे को नुकसान न होता। तो इस प्रकार से अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से सभी धर्म के लोगों को जीवन जीने का अधिकार है। आदिवासियों को भी अपनी मान्यताओं के हिसाब से जीवन जीने का अधिकार है। जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हो तो एक पर लागू करोगे, दूसरे पर लागू नहीं करोगे, तो हो नहीं सकता है। तो आज आप मुसलमान का नाम ले रहे हो, आज मुसलमान पर लागू करोगे तो कल आदिवासी का नाम लोगे, कल आदिवासी पर लागू करोगे, परसों आप ये कहोगे भाई एससी एसटी ओबीसी को जो रिजर्वेशन मिलता है ये भी यूनिफॉर्म नहीं है, ये भी यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। किसी को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, किसी को कोई स्पेशल सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। तो ये तो टोटल 85% जो 90% जो शोषित वंचित समाज है, जिसको इस देश के संविधान ने राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए तमाम प्रकार की विशेष सुविधाएं दी, असल में वो तमाम सुविधाओं को खत्म करने की साजिश है। वो केवल मुसलमान का नाम लिया जा रहा है। ये सबके हक अधिकार को खत्म करने की ये बहुत बड़ी साजिश है, इसलिए इसका विरोध तो सभी को करना चाहिए। जी, अभी बिहार में तमाम विपक्ष पार्टियों की बैठक हुई, उसमें देखा गया कि बहन जी को नहीं बुलाया गया। उत्तर प्रदेश को अगर देखा जाए तो 80 सीटें हैं यहाँ पर, और बहन जी को दरकिनार किया जा रहा है और तमाम सामाजिक संगठनों को भी दरकिनार किया जा रहा है। क्या विपक्ष बीजेपी को रोकने में कामयाब होगी? नहीं, विपक्ष ने जो पहली मीटिंग किया तो उसमें जितने लोग उठे, एक शुरुआत किया, तो ये अच्छी बात है। अब विपक्ष को इस दायरे को बढ़ाना चाहिए। अगर वो सत्ता पक्ष में आना चाहते हैं तो इस दायरे को बढ़ाना चाहिए, और बीजेपी के खिलाफ एक ही कैंडिडेट खड़ा होना चाहिए। एक बीजेपी का खड़ा हो और ऑल अपोजिशन का, छोटी बड़ी पार्टियों को मिलाकर एक ही कैंडिडेट खड़ा हो। अगर इस प्रकार का समीकरण विपक्ष के लोग भिड़ाते हैं, और इसमें उनको थोड़ा त्याग करना पड़ेगा, कम से कम ऐसे उन सभी लोगों को लेना चाहिए जो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, और उन सभी लोगों को मिला करके एक बहुत बड़ा गठबंधन, महागठबंधन बनाना चाहिए। और एक बीजेपी का कैंडिडेट हो और ऑल अपोजिशन का एक ही कैंडिडेट हो। अगर ऐसा विपक्ष खड़ा करने में कामयाब होता है तो बीजेपी का 50 सीट 100 सीट जीतना भी मुश्किल हो जाएगा। 100 के अंदर में बीजेपी रह जाएगी, 50 के ऊपर और 100 के नीचे और 50 के नीचे भी जा सकते हैं। जी, तमाम ओबीसी लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि ओबीसी के लोग बहुत ज़्यादा गुमराह है, वो राम मंदिर और अपने अधिकार को छोड़कर मस्जिद मंदिर इसके चक्कर में पड़े हुए हैं। ओबीसी के लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि देश में 75 साल से जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, हराने के नाम पर, जिताने के नाम पर इलेक्शन हो रहा है। जैसे मान लो उत्तर प्रदेश में वोट डालना तो कैसे पड़ेगा? कुछ लोग यादों से डर कर वोट डालेंगे,
बीजेपी वाले कहेंगे यादव से खतरा है, मुसलमान से खतरा है, तो कुछ लोग यादव और मुसलमान से डर कर वोट डालेंगे और कुछ बीजेपी से डर कर वोट डालेंगे। तो सवाल ये है कि बीजेपी से डरना है, यादव मुसलमान से डरना है या किसी से डरना नहीं है। जो जनता के इशूज हैं उन इशूज पर बात होनी चाहिए ना लोकतंत्र में, और उन इशूज पर वोट पड़ने चाहिए। जैसे इशू है समान शिक्षा नीति का, जैसे इशू है कि लोगों को रोजगार गारंटी होना चाहिए, जिसकी जैसी डिग्री वैसे रोजगार की उसको गारंटी है। जैसे इशू है कि किसानों को उनकी फसल की कीमत मिलनी चाहिए, इशू है कि सबको एक समान चिकित्सा व्यवस्था मिलनी चाहिए। तो इस प्रकार के तमाम इशूज के आधार पर अगर ओबीसी के लोग ये तय करें, और सबसे बड़ा इशू तो आज की तारीख में ओबीसी की गिनती का है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हम अपने इशू की चर्चा करें, चौक चौराहे पर कोई नेता आता है तो सवाल पूछो, आप सवाल पूछोगे तब उसको लगेगा कि लोग जाग गए हैं, अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो लोग हमें वोट नहीं देंगे। तो इस प्रकार से अपने मुद्दों पर हमें टिके रहना है। जो टीवी अखबार वाले मुद्दे प्रस्तुत कर रहे हैं उस मुद्दे से बचना है और अपने मुद्दे पर टिके रहकर अपनी बात आगे बढ़ाना है, क्योंकि लोकतंत्र में जिनके मुद्दे की चर्चा होती है उन्हीं की समस्याओं का समाधान होता है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। साथियों, आप देख रहे थे बहुजन 85 चैनल। हमारे साथ थे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल सर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।